हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान विषय में अध्याय 4 3 का चौथा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको जनन प्रक्रिया के बारे में बताया, निषेचन के बारे में बताया, उनकी संपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। तो आज हम इसके आगे कुछ प्रश्न उत्तर और इनकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले आता है, तो इसमें पढ़ेंगे हम भ्रूणी परिवर्धन प्रसव। भ्रूणी परिवर्धन, भ्रूण का डेवलप होना, एम्ब्रियो का। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब ये एक अंतर कोशिका समूह यानी इंटरसेल मास कहलाता है, जो अंतरारोपण होता है। मतलब सतह पर जाकर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और इनकी त्वचा 3 परतों का निर्माण करती है, बाह्य त्वचा, मध्य और अंतः त्वचा। इसके भ्रूणी परिवर्धन के विकास के लिए ये त्वचा पर क्या करता है, एक गर्भाशय की ऊपरी परत से चिपक जाता है और सतह पर उनकी सतहों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स भी इस क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। HCG जो चारों ओर से इसे बांध कर इसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है इसे बांध देता है, जिससे ये सतह से आसानी से चिपका रहे और उसमें क्या करे, वृद्धि प्रदान करने में सहयोग प्रदान करे, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को विकसित कर सके एक भ्रूण विकास के लिए। इसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों उत्तेजना को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ताकि उत्तेजना के आधार पर ये आसानी से क्या हो सके, क्रियाशील हो सके। और उन क्रियाशीलता के आधार पर ये जल्दी जल्दी कार्य करने लगते हैं। अपरा अर्थात प्लेसेंटा, ये एक परिवर्तनशील भ्रूण और मातृ शरीर के बीच एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। अपरा जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति और भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों के लिए हटाने की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि अपरा से ही वो भ्रूण चिपका रहता है। ये देखिए, ये भ्रूणी है, तो भ्रूण जिस सतह से चिपका है, ठीक है, भ्रूण वो इससे चिपका है, इस पूरी सतह को कहते हैं यूनिटिक शेक। इसके मेम्ब्रेन को कहते हैं अपरा। अपरा से ही ये चीज टिक रहता है और दोनों के बीच की वो संयोजक कड़ी होती है। उस कड़ी के आधार पर ही वो चिपकने का कार्य करता है और इसके लिए रिलैक्सेशन हार्मोन्स सहयोग प्रदान करता है भ्रूण विकास की अवस्था में। और इसमें मानव अर्पणा लैक्टोजन क्या करता है, इसकी सतह से जुड़कर वही जो है क्या करेगा, उस पर कार्यशील करेगा भ्रूण विकास के अर्पणा और शरीर को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो शिशु के जुड़ा हुआ होता है। अगर और इसके महत्वपूर्ण हार्मोन्स की बात करूं, तभी तक मैंने बताया जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, मानव अपरा, लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो गर्भावस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। ये प्लेसेंटा से जुड़े हुए हार्मोन्स होते हैं। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स ये मानव गर्भावस्था के प्रारंभिक समय में कार्पस लूटियम के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी, या पहली तिमाही के दौरान प्रोजेस्टेरोन के स्रावण के लिए कार्पस लूटियम को क्या देता है, अनुमति देता है, उसे स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि स्रावित वो कर सके। मानव अपरा लैक्टोजन ये HPL जिसे कहते हैं, ये एक पॉलीप्लेसेंटल हार्मोन्स है। इसकी संरचना कार्य मानव विकास हार्मोन के समान है। यह भ्रूण की ऊर्जा आपूर्ति
सुविधाजनक बनाने के लिए गर्भावस्था के दौरान माँ की उपापचय स्थिति को क्या करती है, संशोधित करने का कार्य करती है और स्तन का क्या करती है, विकास करती है। रिलैक्सिन या अर्परा द्वारा स्रावित एक हार्मोन्स जो गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार करता है और प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन की क्रिया के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। प्रसव शिशु के वितरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। प्रसव के लिए एक सांकेतिक पूर्ण विकसित गर्भ और अर्परा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्ध भी कहते हैं। ये इसकी विकसित प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती है। प्रसव के समय क्या होता है, प्रसव के समय जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है वो प्लेसेंटा से क्या होता है, प्लेसेंटा सबसे पहले उसे क्या करता है, विकसित करके उसे एनर्जीज देकर हटा देता है। ठीक है, जैसे वो हटेगा, ठीक, विकसित होकर क्या होगा, धीरे धीरे प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन के द्वारा वो क्या करेगा, उस प्लेसेंटा के भाग से अलग होते चले जाएगा और जैसे जैसे वो अलग होते चले जाएगा उसका दबाव बाहर ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ेगा, जिसके कारण बायोटिक सेल, ऑक्सीडेशन सेल भी इस पर क्रियाशील करने लग जाते हैं और क्रियाशीलता के दौरान ये धीरे धीरे क्या होता है, दबाव इस पर बढ़ते चले जाता है, जिसके कारण यूट्रिन के मसल जो रहते हैं उस पर दबाव पड़ता है और उस दबाव के द्वारा ही धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है। इस वीडियो में मैं लास्ट में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को मैंने पिछले अध्याय में आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया है और इसी वीडियो में मैं आपको और इस प्रक्रिया जो हो रही है उसके संबंध में एक वीडियो दूंगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए कि प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस वीडियो को और समझा चुका हूँ। ये प्लेसेंटल स्टेज है कि शिशु के बाद प्लेसेंटा बाहर निकलती है, वो वाली प्रक्रिया है। मेरा उद्देश्य इसमें कुछ प्रश्न उत्तर वाले हैं। तो जैसे दुग्ध स्राव, तो स्त्री के स्तन ग्रंथियों से गर्भावस्था के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। सगर्भता के अंत इनके दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, दुग्ध स्रावण भी कहते हैं। ठीक है, दुग्ध स्रावण की प्रक्रिया, दुग्ध स्रावण की प्रक्रिया आरंभ कुछ दिनों से जो दूध निकलते हैं और प्रथम स्तनी खीस कहते हैं। तो कुछ आवश्यक प्रश्न हैं, जैसे वृषण और अंडाशय के बारे में दो प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। दो कार्य बताना है, दोनों क्या क्या कार्य होते हैं। तो वृषण नर की प्राथमिक लैंगिक जनन है और इसका कार्य होता है क्या, लैंगिक जनन, मतलब लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, ये बतलाता है। जैसे लीडिंग कोशिकाओं के टेस्टोस्टेरोन का क्या करेगा, उत्पादन। शुक्र जनन नलिका में शुक्राणुओं का उत्पादन करेगा कौन, वृषण। अंडाशय स्त्री लैंगिक जनन को बताता है, तो इसका भी कार्य वैसे टाइप होगा। ठीक है, पहला तो ये क्या करेगा, अंडाशय हार्मोन्स का उत्पादन करता है। दूसरा, अंडाणु का उत्पादन करता है, जैसे परिपक्वन आती है, वयस्क अवस्था जिसे कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम बताइए। देखो, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल हार्मोन्स कौन कौन से रहते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था। शुक्राणु जनन में किशोरावस्था यौवन अवस्था में होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH के स्रावण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स स्तर में वृद्धि होने के कारण पीयूष पर कार्य करता है। इस पर कौन कार्य करता है, अग्र पीयूष, यानी पीयूष ग्रंथि इस पे सहयोग प्रदान करती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH का भी स्रावण होता है। LH के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एंड्रोजन के संश्लेषण और स्रावण करता है।
इसके बदले शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को ये उद्दीपन करता है, तब सही ढंग से चलाता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं का कार्य करती है और कुछ घटकों के स्रावण को उद्दीपन करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अब कुछ टिप्पणियां हैं, जैसे पीतपिंडक, अगर्भाशय स्तर, अग्रपिंडक, शुक्राणुपुंज या झालर जिसे कहते हैं। तो इनके कार्यों को बताएं, कार्य किस प्रकार से होते हैं और ये क्रियाशील कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीतपिंड की, तो ये प्रोजेस्टेरॉन की बड़ी मात्रा को स्रावित करता है, जो गर्भाशयी अंतः स्तर के रख रखाव के लिए क्या है, आवश्यक है। यह गर्भाशय की अंतः भीतरी परत होती है, जो कि मनुष्य और कुछ मनुष्य के मानसिक धर्म के दौरान नष्ट हो जाती है। निषेचित अंडाणु या गर्भाशय गतिविधियों के अंतःरोपण के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। गर्भधारण करने के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है। तीसरा अग्रपिंडक, अग्रपिंडक एंजाइम से भरा होता है और जो अंडाणु के निषेचन में क्या करता है, मदद करता है। शुक्राणुपुंज या शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, जो लास्ट में होता है मोटेलाइट करता है। जो झालर या अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु को पकड़ने में मदद करता है, जो तीर के समान वीडियो में दिखाया था पहले वाले वीडियो में, वो है। पुरुष की सहायक नलिका और ग्रंथियों का प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए, पुरुष कार्य नलिका के प्रमुख कार्य, तो पहला शुक्राणु परिवहन में क्या करना, सहायता प्रदान करना। शुक्राणुओं का अस्थायी भंडारण, पुरुष सहायक ग्रंथियों में सेमिनल प्लाज्मा निर्माण करता है। ये फ्रुक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रेट, कैल्शियम, कुछ एंजाइम और प्रोजेस्टोलैंगिन्स में समृद्ध होते हैं। ये तैयार करने के लिए शुक्राणुओं को पोषण और सक्रिय करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरुष नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र। जी हाँ, ये नर जनन तंत्र है जिस पर शुक्रवाहिका, मूत्राशय, शीश, अक्षांश, शिश्नमुंड, वृषणकोश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस अवस्था में नाम बताना है आपको। देखिए, ये अवस्था मैंने पहले भी समझाया आपको, इसमें इसका नाम बताया, किसको क्या कहते हैं। देखिए, ए और बी दो अवस्था का पहचान करना है, दोनों अवस्था में किस अवस्था में है और किस प्रकार है। तो पहला वाला जो था वो क्या था, कोरक पुटी थी, जो उसके पश्चात क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है सतह के ऊपरी परत से। दूसरा अंतर कोशिका समूह था, जो उसे पोषण प्रदान करने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। आर्तव चक्र, हम जानते हैं कि प्राइमेटस में क्या होता है, आर्तव चक्र चलता है। तो आर्तव चक्र क्या होता है और आर्तव चक्र के कौन से हार्मोन्स नियमन करते हैं। देखिए, मादा प्राइमेटस में होने वाला जनन चक्र आर्तव चक्र, मासिक चक्र भी कहलाता है या ऋजुस्राव भी कहलाता है, और इसे रजोदर्शन भी कहते हैं। मतलब गर्भ धारण करने की क्षमता आ जाना ही क्या कहलाता है, आर्तव चक्र, जिसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण और होता है। शुरू में आर्तव चक्र 28 से 29 दिनों की अवधि के लिए दोहराया जाता है। इसलिए रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को ही आर्तव चक्र कहते हैं। एक पूरे चक्र होना, उसके निर्माण से बाहर आने तक, परिपक्वन तक की अवस्था को। तो आर्तव चक्र में हार्मोन्स कौन कौन से भाग लेते हैं, तो इसमें मुख्यतः LH जैसे लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भाग लेते हैं। शुक्राणु जनन और वेरिसेंशन की परिभाषा दीजिए। देखिए, शुरू के प्रश्न में ही शुक्राणु जनन के बारे में था, तो इसमें भी उसी चीज के बारे में रहेगा। तो शुक्राणु जनन शुक्राणु के परिपक्व शुक्राणु परिवर्तन की
प्रक्रिया होती है। ठीक है। और वेरिसेचन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुजनक नलिकाओं से मोचित होता है, यानी बाहर निकलता है। ठीक। शुक्राणु का नामांकित चित्र। अब देखिए आपके सामने एक चित्र आएगा जिसमें शुक्राणु की स्पष्ट संरचना होगी। इसकी संरचना स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हेड, पुंज और बॉडी में ये बटा हुआ रहता है। फिर आता है प्रसव। क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? प्रसव क्या है? ये भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रसव किस प्रकार होता है। ये 9 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जोरदार संकोचन होता है। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्रेरित करने का कार्य करता है जो गर्भाशय से कार्य करता है और जो मजबूत संकोचन के कारण होता है। तो अब प्रसव की प्रक्रिया को स्पष्ट करें जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। शुक्राणु की गति, जो गति की प्रक्रिया चल रही है, इस तरीके से लाखों करोड़ जो शुक्राणु की गति करते हैं।
आई होप वीडियो सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ये क्रियाशील होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।